बहुत समय पहले की बात है, या शायद आने वाले कल की। ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक जगह थी जिसका नाम था धूलिगढ़। जैसा इसका नाम था वैसा ही इसका नसीब भी था। दुनिया के नक्शे के एक ऐसे कोने में ये गांव बसा था जहां उम्मीद कम और मायूसी ज्यादा उगती थी। यहां की हवा में एक अजीब सा भारीपन था। जमीन भूरी और सूखी थी। पेड़ ऐसे थे मानो बरसों से प्यासे हों। और यहां के लोगों के कपड़ों पर, उनके घरों पर, यहां तक कि उनके सपनों पर भी धूल की एक मोटी परत जमी रहती थी। धूलीगढ़ के लोग मानते थे कि दुनिया बस इतनी ही है। सुबह उठो, धूल से लड़ो, मेहनत करो और रात को थककर सो जाओ। जादू, चमत्कार, रंग, ये सब उनके लिए परियों की कहानियों की बातें थी, जिनका असली जिंदगी से कोई वास्ता नहीं था। लेकिन दोस्तों, हर अंधेरे कमरे में एक रोशनदान जरूर होता है। धूलीगढ़ में वो रोशनदान थी एक अनाथ लड़की, अन्या। 18 साल की अन्या बाकी लोगों से बिल्कुल अलग थी। जब गांव के लोग जमीन की तरफ देखकर चलते थे ताकि ठोकर न लगे, अन्या आसमान की तरफ देखकर चलती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने अपनी पलकों में सितारे छुपा रखे हों। उसके बाल थोड़े बिखरे रहते थे और कपड़ों पर पैबंद लगे होते थे, लेकिन उसकी चाल में एक राजकुमारी जैसा आत्मविश्वास था। उसे पुरानी टूटी फूटी चीजें जमा करने का शौक था। लोग उसे पगली कहते थे। औरतें कुएं पर बातें करती, अरे देखो, वो अन्या फिर से कबाड़ बटोर रही है। जंग लगा ताला और टूटी हुई चूड़ियां। पता नहीं इस लड़की का क्या होगा। अन्या बस मुस्कुरा देती। वो मन ही मन सोचती, क्योंकि हर टूटी चीज की एक कहानी होती है और शायद कोई चीज बेकार नहीं होती, बस उसे सही जगह की तलाश होती है। वो एक अमावस की रात थी। आसमान में घना अंधेरा था और धूलीगढ़ सो रहा था। अन्या गांव के बाहरी इलाके में मौजूद पुराने खंडहरों में बैठी थी। उसे यहां शांति मिलती थी। अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया। खनखनाहट की एक ऐसी आवाज आई जो लोहे या पत्थर की नहीं थी, बल्कि ऐसा लगा जैसे किसी ने कांच की घंटी बजा दी हो। अन्या ने अपनी पुरानी ओढ़नी से धूल हटाई। वहां धूल और मिट्टी के बीच एक चीज पड़ी थी जो अंधेरे में भी हल्का हल्का चमक रही थी। अन्या ने अपनी पतली उंगलियों से उसे उठाया। वो एक चाबी थी, लेकिन ऐसी चाबी उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। वो किसी धातु की नहीं बनी थी। उसे छूने पर ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने जमे हुए पानी या ठोस चांदनी, सॉलिड मूनलाइट, को छू लिया हो। ठंडी लेकिन सुकून देने वाली। वो पारदर्शी थी और उसके अंदर नीली रोशनी की एक लकीर बह रही थी। उस चाबी में ताले में फंसने वाले दांते नहीं थे। वो एकदम सपाट थी और उसके सिरे पर एक छोटा सा तारा बना हुआ था जो लगातार घूम रहा था। ये क्या बला है? अन्या बुदबुदाई। जैसे ही उसने चाबी को अपनी मुट्ठी में भींचा, एक चमत्कार हुआ। वो ठंडी चाबी अचानक गर्म हो गई। उसने कंपन करना शुरू कर दिया, जैसे वो जिंदा हो और अन्या की धड़कनों से बात कर रही हो। और फिर वो चाबी अन्या के हाथ से छूटकर हवा में तैरने लगी। हां, वो चाबी हवा में लटक गई और एक दिशा की ओर इशारा करने लगी, जैसे कोई जादुई उंगली रास्ता दिखा रही हो। वो इशारा कर रही थी गांव के पीछे वाले काले जंगल की तरफ। काला जंगल, वो जगह जहां जाने का नाम सुनकर गांव के सबसे बहादुर आदमियों का भी पसीना छूट जाता था। कहा जाता था कि जो वहां जाता है वो कभी लौटकर नहीं आता। अन्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसका दिमाग कह रहा था, भाग अन्या, घर भाग जा। लेकिन उसका दिल कह रहा था, यही तो वो मौका है जिसका तूने हमेशा इंतजार किया है। जिज्ञासा डर पर हावी हो गई। अन्या उस तैरती हुई चाबी के पीछे पीछे चल पड़ी, अपने डर को पीछे छोड़कर अंधेरे जंगल की ओर। जंगल में कदम रखते ही हवा बदल गई। बाहर की हवा में धूल थी,
लेकिन यहां की हवा में गीली मिट्टी और अजीबोगरीब फूलों की महक थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि अन्या को अपनी ही पायल की आवाज आंधी जैसी लग रही थी। चाबी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो नीली रोशनी बिखेरती हुई आगे बढ़ती रही, झाड़ियों और कांटों के बीच से रास्ता बनाती हुई। अन्या उसके पीछे दौड़ती रही। उसके कपड़े झाड़ियों में उलझकर फट गए, चेहरे पर खरोंचे आई, लेकिन वो रुकी नहीं। करीब 1 घंटे बाद वे जंगल के ठीक बीचों बीच पहुंचे। वहां एक विशालकाय बरगद का पेड़ खड़ा था। वो पेड़ इतना पुराना लग रहा था जैसे दुनिया की शुरुआत से यही खड़ा हो। उसकी जटाएं जमीन को छू रही थी और उसका तना किसी किले की दीवार जितना चौड़ा था। चाबी उस पेड़ के पास जाकर रुक गई और तेजी से घूमने लगी। उसकी नीली रोशनी अब तेज हो गई थी, जिससे पेड़ का तना चमकने लगा। उस रोशनी में अन्या ने देखा कि पेड़ के तने के बीचों बीच एक बहुत पुरानी काई जमी हुई चट्टान फंसी है और उस चट्टान पर एक बारीक, लगभग अदृश्य सा छेद है। अन्या समझ गई। उसने एक गहरी सांस ली। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने हवा में तैरती चाबी को पकड़ा और धीरे से उस चट्टान के छेद में डाल दिया। जैसे ही चाबी अंदर गई, जंगल में एक सन्नाटा छा गया। पक्षियों की आवाज, हवा की सरसराहट, सब बंद। और फिर क्लिक। ये आवाज किसी ताले के खुलने की नहीं थी, बल्कि ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड की कोई घड़ी सदियों बाद चली हो। बरगद का पेड़ बीच से फटने लगा, लेकिन लकड़ी टूटने की आवाज नहीं आई। पेड़ के 2 हिस्सों के बीच अंधेरा नहीं था, बल्कि एक भंवर था। तारों, नीली रोशनी और बैंगनी बादलों का एक घूमता हुआ पोर्टल। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जमीन पर ही आकाशगंगा का दरवाजा खोल दिया हो। एक तेज हवा उस भंवर से निकली और उसने अन्या को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। अन्या ने बचने के लिए जमीन पकड़ी, लेकिन उस जादुई खिंचाव के आगे उसकी ताकत कुछ नहीं थी। आहे! चीखती हुई अन्या उस रोशनी के भंवर में समा गई। जब अन्या की आंखें खुली तो उसे लगा कि वो किसी सपने में है। वो हवा में तैर रही थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे, जैसे वो पानी के अंदर हो। उसके चारों ओर का नजारा देखकर उसकी जुबान तालू से चिपक गई। वो एक ऐसी दुनिया में थी जहां गुरुत्वाकर्षण के नियम काम नहीं करते थे। बड़े बड़े पहाड़ और जमीन के टुकड़े हवा में तैर रहे थे। इन उड़ते हुए द्वीपों पर सुनहरे पेड़ लगे थे। पानी के झरने नीचे गिरने के बजाय ऊपर बादलों की तरफ बह रहे थे। आसमान नीला नहीं, बल्कि गहरा जामुनी, पर्पल था, और उसमें एक नहीं, बल्कि 3 रंग बिरंगे चंद्रमा चमक रहे थे। एक गुलाबी, एक नीला और एक सुनहरा। ये नक्शलोक था, जादू की दुनिया। मुंह बंद कर लो प्यारी, वरना कोई जादुई मक्खी अंदर चली जाएगी। एक बारीक सी चहकती हुई आवाज सुनकर अन्या चौंक गई। उसने मुड़कर देखा। उसके सामने एक छोटा सा प्राणी उड़ रहा था। तुम कौन हो? अन्या हकलाई। मैं पिक्सी हूं। उस प्राणी ने हवा में कलाबाजी खाते हुए कहा। मैं इस इलाके की वनरक्षक हूं। और तुम तो इंसान लगती हो। उस धूल भरी दुनिया से? बाप रे! सदियों बाद द्वारपाल की चाबी ने किसी इंसान को चुना है, और वो भी एक लड़की। अन्या ने अपनी जेब टटोली। चाबी अभी भी वहां थी। ये जगह क्या है, और ये चाबी मुझे यहां क्यों लाई है? अन्या ने पूछा। पिक्सी का चेहरा गंभीर हो गया। वो अन्या के कंधे पर आ बैठी। ये नक्षत्रलोक है, अन्या। ये वो जगह है जहां से तुम्हारी दुनिया को प्रेरणा और सपने मिलते हैं। लेकिन अब ये दुनिया खतरे में है। पिक्सी ने दूर एक काले, डरावने द्वीप की ओर इशारा किया, जो बाकी सुंदर द्वीपों से अलग था। वो काले पत्थरों से बना था और उसके चारों ओर लाल रंग की बिजलियां कड़क रही थी। वहां एक ऊंची मीनार थी जो आसमान को चीर रही थी। अनंत मीनार। वो देखो, पिक्सी ने कहा, वहां छाया सम्राट रहता है। वो एक काला जादूगर है।
उसने इस दुनिया के सबसे महान जादूगर जोरान को कैद कर लिया है और समय की रेत को चुरा लिया है। वो धीरे धीरे इस दुनिया की सारी जादुई ऊर्जा सोख रहा है। अगर उसे आज रात नहीं रोका गया तो नक्षत्रलोक हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। और अगर यहां अंधेरा हुआ तो तुम्हारी दुनिया से भी सारे सपने और उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। अन्या घबरा गई, लेकिन मैं क्या कर सकती हूं? मैं तो बस धूलीगढ़ की एक साधारण लड़की हूं। पिक्सी ने अन्या की आंखों में देखा। जादू बाहुबल में नहीं, इरादों में होता है दोस्त। ये चाबी किसी गलती से तुम्हारे पास नहीं आई। जोरान ने अपनी आखिरी ताकत से इसे तुम्हारी दुनिया में भेजा था ताकि कोई सच्चा इंसान इसे ढूंढे। ये चाबी ही अनंत मीनार का दरवाजा खोल सकती है। अन्या के कंधों पर अचानक पूरी दुनिया का बोझ आ गया, लेकिन उसने अपने गांव की धूल भरी सड़कों और उन छोटी बच्चियों को याद किया जो कभी सपने नहीं देखती थी। अगर इस दुनिया को बचाने से उसका गांव बच सकता है तो वो पीछे नहीं हटेगी। उसने अपने आंसू पोंछे और दृढ़ता से कहा, ठीक है, मुझे बताओ क्या करना है। अनंत मीनार तक पहुंचने का रास्ता खतरों से भरा था। पिक्सी ने बताया कि उन्हें 3 जादुई बाधाओं को पार करना होगा। पहली बाधा, वे एक ऐसे जंगल में पहुंचे जहां पेड़ लकड़ी के नहीं बल्कि पारदर्शी कांच, ग्लास के बने थे। देखने में यह बेहद खूबसूरत था, लेकिन यह जानलेवा भी था। पिक्सी ने चेतावनी दी, अन्या, यहां बिल्कुल मत बोलना। यहां हर आवाज 100 गुना होकर वापस आती है। अगर तुम डर कर चीखी तो तुम्हारी अपनी आवाज ही कांच के पेड़ों को तोड़ देगी और वे तुम पर गिर जाएंगे। अन्या ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वे धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन समस्या सिर्फ आवाज नहीं थी। वे कांच के पेड़ अन्या के मन के डर को भी गूंजा रहे थे। अन्या को अपने कानों में फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, तू अकेली है, तू कमजोर है, कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। यह मानसिक हमला था। अन्या का सिर दर्द से फटने लगा। वो घुटनों पर गिर गई। वो रोना चाहती थी। तभी पिक्सी उसके कान के पास आई और बिना बोले सिर्फ इशारे से समझाया, अपने दिल की धड़कन सुनो। अन्या ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने बाहरी शोर को अनसुना किया और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दिया। धीरे धीरे वो शोर संगीत में बदल गया। कांच के पेड़ों ने रास्ता दे दिया। वे जंगल पार कर गई। दूसरी बाधा, अब उनके सामने एक नदी थी, लेकिन इसमें पानी नहीं बल्कि पिघला हुआ चांदी बह रहा था। ये आईने की नदी थी। इसे पार करने के लिए तुम्हें इस पर चलना होगा, पिक्सी ने कहा। लेकिन खबरदार, नीचे मत देखना। ये नदी तुम्हें तुम्हारा सबसे गहरा डर दिखाएगी। अन्या ने पहला कदम रखा। उसका पैर नदी की सतह पर टिका रहा, लेकिन जैसे ही वो बीच में पहुंची, उसकी नजर नीचे चली गई। उसे आईने में अपना गांव दिखा, लेकिन वो जल रहा था। उसने देखा कि वो धूलीगढ़ में अकेली खड़ी है। सब उसे डायन कहकर पत्थर मार रहे हैं। उसे अपनी पुरानी तन्हाई महसूस हुई। मैं ये नहीं कर सकती, वो बुदबुदाई। उसका पैर डूबने लगा। वो पिघली हुई चांदी में धंस रही थी। अन्या, ऊपर देखो, पिक्सी चिल्लाई। सच वो नहीं जो तुम देख रही हो, सच वो है जो तुम हो। अन्या ने झटके से सिर उठाया। उसने अपनी मुट्ठी में चाबी की गर्मी को महसूस किया। उसने सोचा, मैं अकेली नहीं हूं, मैं हिम्मत हूं। जैसे ही उसका डर खत्म हुआ, नदी ठोस हो गई। उसने दौड़कर किनारा पार कर लिया। तीसरी बाधा, वे मीनार के विशाल काले दरवाजे के सामने खड़ी थी। वहां 2 50 फीट ऊंची पत्थर की मूर्तियां थी। जैसे ही अन्या पास गई, मूर्तियां जीवित हो उठीं। रुक जाओ, एक गूंजती हुई आवाज आई। अंदर जाने की कीमत चुकानी होगी। तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज का बलिदान देना होगा। उसके पास क्या था? वो तो एक गरीब अनाथ थी। उसने अपने गले में हाथ डाला। वहां एक पुरानी काले धागे में बंधी तांबे की लॉकेट थी।
ये उसकी मां की आखिरी निशानी थी। जब वो छोटी थी, उसकी मां ने मरते वक्त उसे यह दी थी। ये लॉकेट ही अन्या की दुनिया थी। इसके बिना वो खुद को अधूरा मानती थी। क्या मुझे ये देनी होगी? अन्या की आंखों से आंसू छलक पड़े। पिक्सी ने उसे दुख भरी नजरों से देखा। अन्या ने लॉकेट को चूमा। मां, तुम हमेशा मेरे दिल में हो, उसने धीरे से कहा, लेकिन आज मुझे भविष्य चुनना होगा। उसने कांपते हाथों से वो लॉकेट उतारा और मूर्तियों के कदमों में रख दिया। लॉकेट गायब हो गया। मूर्तियों ने अपना सर झुकाया और दरवाजा खोल दिया। अन्या ने अपनी मां की निशानी खो दी थी, लेकिन उसने एक नई हिम्मत पाली थी। अन्या और पिक्सी अनंत मीनार की सीढ़ियां चढ़ते हुए सबसे ऊपर पहुंचे। वहां का नजारा भयानक था। आसमान में लाल बादलों का बवंडर घूम रहा था। एक काले सिंहासन पर छाया सम्राट बैठा था। उसका शरीर काले धुएं और अंगारों से बना था। कमरे के ठीक बीच में हवा में एक विशाल कांच का गोला तैर रहा था। उस गोले के अंदर सुनहरी रेत फंसी हुई थी। ये समय था। और उसी गोले के अंदर एक बूढ़ा आदमी भी कैद था, जादूगर जोरान। स्वागत है, नन्ही लड़की, छाया सम्राट की आवाज गूंजी। तो तुम यहां तक आ ही गई। लाओ, वो चाबी मुझे दे दो और मैं तुम्हें तुम्हारी धूल भरी दुनिया की रानी बना दूंगा। अन्या ने चाबी अपनी मुट्ठी में कस ली। मुझे रानी नहीं बनना, मुझे मेरी दुनिया वापस चाहिए। छाया सम्राट हंसा। उसने अपना हाथ उठाया और काले जादू का एक गोला अन्या की तरफ फेंका। अन्या जमीन पर लौट गई और बाल बाल बची। पिक्सी ने सम्राट पर हमला किया, लेकिन सम्राट ने उसे हवा में ही पकड़ लिया और एक कांच के जार में कैद कर दिया। अब तुम अकेली हो। सम्राट सिंहासन से उठा। अन्या डर से कांप रही थी, लेकिन उसकी नजर उस समय के गोले पर पड़ी। उसने देखा कि उस गोले में भी एक छोटा सा चाबी का छेद है। उसे समझ आ गया, ये चाबी सिर्फ दरवाजे नहीं खोलती, ये समय को भी खोल सकती है। अन्या पूरी ताकत से दौड़ पड़ी, सम्राट की तरफ नहीं, बल्कि उस गोले की तरफ। रोक उसे, सम्राट चिल्लाया। उसने आग की लपटें भेजी। अन्या के कपड़े झुलस गए। वो गिर पड़ी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक ऊंची छलांग लगाई और हवा में तैरते हुए उस गोले को पकड़ लिया। छाया सम्राट उसे दबोचने ही वाला था। उसका काला हाथ अन्या के बालों तक पहुंच चुका था। ठीक उसी पल अन्या ने वो जादुई चाबी गोले के छेद में घुसा दी और पूरी ताकत से घुमा दी। क्लिक! प्रकाश का विस्फोट। एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसमें कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ रोशनी थी, शुद्ध, सफेद और सुनहरी रोशनी। समय का गोला टूट गया। समय की रेत आजाद हो गई। वो सुनहरी आंधी बनकर पूरे कमरे में फैल गई। वो रोशनी इतनी पवित्र और तेज थी कि छाया सम्राट उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। नहीं, ये रोशनी! वो चीखा। उसका धुएं वाला शरीर बिखरने लगा और देखते ही देखते वो हमेशा के लिए मिट गया। उस सुनहरी आंधी के बीच से जादूगर जोरान बाहर निकले। उनकी सफेद दाढ़ी सितारों की तरह चमक रही थी। उन्होंने अपनी छड़ी घुमाई और पिक्सी को आजाद कर दिया। मीनार का काला रंग उतर गया। बाहर आसमान में लाल बादल छंट गए और 3 खूबसूरत चंद्रमा फिर से चमकने लगे। नक्षत्रलोक बच गया था। जादूगर जोरान अन्या के पास आए। अन्या जमीन पर बैठी थी, हाँफ रही थी। तुमने वो कर दिखाया जो कोई महान योद्धा नहीं कर सका, बेटी, जोरान ने कहा। तुमने निस्वार्थ होकर लड़ाई लड़ी। जोरान ने अपना हाथ अन्या के सिर पर रखा। मैं तुम्हें क्या इनाम दूं? क्या तुम इस जादुई दुनिया में रहना चाहती हो? यहां तुम एक राजकुमारी की तरह रहोगी। अन्या ने एक पल के लिए सोचा। यह दुनिया अद्भुत थी, लेकिन फिर उसे धूलीगढ़ की याद आई। नहीं महाराज, अन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी दुनिया बदसूरत हो सकती है, लेकिन उसे मेरी जरूरत है। अगर मैं वहां नहीं गई तो वहां की लड़कियों को कौन सिखाएगा कि सपने सच होते हैं?
जोरान की आंखों में सम्मान की चमक आ गई। अद्भुत! जोरान ने अपनी उंगली घुमाई। अन्या के फटे हुए कपड़ों की जगह एक सुंदर, चमकता हुआ नीला लबादा आ गया। और सबसे बड़ा चमत्कार, उसकी गर्दन में वो पुरानी मां की लॉकेट वापस आ गई। लेकिन अब वो तांबे की नहीं, बल्कि शुद्ध सोने की थी, और उसमें एक छोटा सितारा चमक रहा था। तुम्हारा बलिदान वापस लौट आया है, जोरान ने कहा। और ये चाबी, इसे अपने पास रखो। तुम दोनों दुनियाओं की रक्षक हो। अन्या ने पिक्सी को गले लगाया और उसी पोर्टल के जरिए वापस कूद गई। अगली सुबह जब धूलीगढ़ में सूरज निकला तो लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। रातों रात चमत्कार हो गया था। गांव की हवा से धूल गायब हो चुकी थी। सूखे कुओं में मीठा पानी भर गया था। बंजर जमीन पर रातों रात रंग बिरंगे फूल खिल गए थे। ये कैसे हुआ? सब हैरान थे। सिर्फ एक इंसान जानती थी। अन्य अपनी छोटी सी झोपड़ी की दहलीज पर बैठी मुस्कुरा रही थी। उसकी मुट्ठी में अब भी वो जादुई चाबी थी। उसने सीख लिया था कि जादू महलों में नहीं, उम्मीद में होता है। और एक साधारण सी लड़की, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो, पूरी दुनिया बदल सकती है। और उस दिन के बाद से धूलीगढ़ को कभी धूल का शहर नहीं कहा गया। उसे कहा जाने लगा सितारों का गांव।